हेलो किड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने यहाँ तक की कहानी कवर कर ली थी कि बेस्टाइल की जेल तोड़कर, जो फोर्ट में है एक, उसको तोड़कर इस क्रांति की शुरुआत की जाती है। ठीक है, राजा लुइस जो है, किंग लुइस 16 जो है, उसके समय में ये घटना होती है। घटना का समय जो है वो है 14 जुलाई 1789। ठीक है, राजा वो कब बना था? 1774 में। ठीक है, राजा तो वो 1774 में बना था और जो ये क्रांति होती है वो 1789 में होती है। ठीक, क्रांति में हमने इसमें कुछ जो वहाँ की सोसाइटी का जो डिवीज़न था वो पढ़ लिया था कि जो सोसाइटी है वो 3 वर्गों में बटी हुई है। ठीक है, हम वहीं से शुरू करते हैं। एक बार छोटा सा इंट्रो में इसका दे देती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जो लुइस 16 है, जिसके समय में ये क्रांति शुरू हुई है। ठीक है, क्रांति हुई है, बेस्टाइल की जेल को तोड़ा गया है 14 जुलाई। घटना याद रखिए, 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल की जो जेल है उसको तोड़कर ये क्रांति शुरू की गई थी। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ का जो सोसाइटी थी, यानी जो उस समय का फ्रांस था, वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 3 स्टेट्स हैं। 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में भी 3 में बटा हुआ है। थर्ड को भी 3 में बटा, यानी ये फर्स्ट स्टेट हो गई, सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। और थर्ड का डिवीजन कैसे है? ए, बी और सी, इस तरह से। ठीक है, जो टैक्स देने वाला जो वर्ग है वो सिर्फ थर्ड स्टेट है ना। वो स्टेट कहते थे इसको। ठीक, स्टेट कहते हैं वो इसको। ठीक है, जो ये टैक्स पे करते हैं, ये जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो पूरा जो समाज चल रहा है, जो फ्रेंच उस समय फ्रांस चल रहा था, वो इनके पैसों से चल रहा है। यानी ये लोग इसमें कोई योगदान नहीं देते हैं। फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया था कि पादरी वर्ग था, है ना, यानी जो प्रीस्ट वर्ग है वो। ठीक, सेकंड में जो कुलीन वर्ग है, यानी कि जो राजवंश है, वो आते हैं। और थर्ड के ए में वो पार्ट है जो थोड़े से शिक्षित वर्ग हैं और थोड़े अमीर भी हैं, है ना, शिक्षित है, अच्छी पोस्ट पर है या व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके पास धन है। सेकंड में वो लोग हैं जैसे जो कुछ हाथ का काम करते हैं, जो कुछ बनाते हैं, जिसमें बेकरी वाले हैं या जूते बनाने वाले हो गए, मतलब कुछ बनाने का, शिल्पकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, ये लोग हैं। और साथ में पीजेंट भी हैं, किसान हैं। ये ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि है। ठीक है, थर्ड में वो लोग हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, ये सिर्फ नौकर हैं या किसी के दूसरे पे जाकर खेती करते हैं, किसी दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं। ठीक है, तो टैक्स देने का सबसे ज्यादा काम यही लोग करते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि जो एक मध्यम वर्ग हम जिसको बोलते हैं कि हम मध्यम वर्गीय हैं, तो उसकी शुरुआत उस समय तक नहीं थी। 18वीं शताब्दी से ही ये शुरुआत हुई। और ये जो ए वर्ग है, इसने ही इसकी शुरुआत की थी, मध्यम वर्ग की। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। इसके अलावा मैंने आपको दार्शनिक बताए कि 3 दार्शनिक और हुए जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इस क्रांति को लाने में। वो थे, एक तो मैंने आपको बताया रूसो का नाम, जॉन लॉक। ठीक है, और इसके अलावा एक है मॉन्टेस्क्यू। ठीक, जो रूसो है उन्होंने बताया स्वतंत्रता और समानता, समानता और साथ में समान अवसर। यानी उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, यानी वो शिक्षा के लिए फ्री हो। ऐसा नहीं है कि जो बड़े कुल के लोग हैं सिर्फ वही शिक्षा पा सके, सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा भी मिले, समान अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि भाई हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं तो सबको समान अवसर मिले। ठीक है, इसी को फिर जॉन लॉक ने थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या बोला, उनकी एक पुस्तक में उन्होंने बोला है कि
जो ये दैवीय सिद्धांत बताते हैं कि राजा बताता है कि हम दैवीय सिद्धांत दैवीय अनुकंपा है जिसकी वजह से हमारा जन्म किसी विशेष कुल में होता है, विशेष यानी ये दो विशेष, ठीक, तो विशेष कुल में हुआ है। उन्होंने इस बात का खंडन किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब समान है, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसका खंडन किया कि सभी समान है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई दैवीय अनुकंपा है जिसकी वजह से आपका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ है। कुल तो सारे बराबर है, ये तो आपने डिसाइड किया क्योंकि राजतंत्र था उस समय, ठीक है। फिर आगे मॉन्टेस्क्यू ने इसी विचारधारा को बोला, इस इन चीजों को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला नहीं, शक्ति जो सत्ता है इसका विभाजन होना चाहिए, इसका विभाजन 3 भागों में होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शक्ति है उनका विभाजन 3 भागों में होना चाहिए। कैसे? यानी विधान मंडल होना चाहिए या जिसको आप विधायिका बोलते हैं वो होना चाहिए, है ना। फिर कार्यपालिका होना चाहिए और फिर आपका न्यायपालिका या जुडिशरी जो भी आप बोले, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका होना चाहिए। इस तरह से शक्ति का विभाजन होना चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन की हम आगे इस अपनी बात को बढ़ा सकें। ये विचारधारा थी इन 3 दार्शनिकों की, ठीक। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को आगे बढ़ाया, ठीक है। कैफे शॉप के माध्यम से, नाई की दुकानों पर जो शिक्षित वर्ग होते थे वो जोर से पढ़ते थे और इन बातों को जगह जगह मतलब दूसरे लोगों को इस तरह से बताते थे कि वो लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा होना चाहिए, इससे समाज की जो स्थिति है वो सुधरेगी, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो लुईस है, मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो लुईस राजगद्दी पर बैठा उस समय खजाना पूरी तरह, जो ट्रेजरी है, जो राजकोष है, वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। खाली होने का रीजन भी मैंने बताया क्योंकि खुद जो वो डायनेस्टी है वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है। खुद लुईस 16 बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट था। उसकी राजकुमारी भी, जो जिससे उसका विवाह होता है राजकुमारी से, वो जो राजकुमारी है वो भी बहुत फिजूल खर्च करती है, ठीक है। तो राजा और रानी दोनों बहुत फिजूल खर्च करते हैं जिसकी वजह से उनका राजकोष खाली है, ठीक है। दूसरा रीजन आपको मैंने बताया कि उनका जो जस्ट पहले राजा था लुईस 15, उसने सप्तवर्षीय युद्ध किया था जिसकी वजह से 7 साल यदि युद्ध चलेगा तो खजाना खाली होगा क्योंकि युद्ध में पैसा खर्च होता है। एक ये रीजन था। दूसरा एक थर्ड रीजन और भी था कि अमेरिका जो फ्रांस का मित्र था उसकी मदद की थी लुईस 16 ने, ठीक है। जो उनकी 13 उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने के लिए, उसमें भी उसने हेल्प की थी जिसकी वजह से उनका खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उस खजाना खाली था और उस खजाने को भरने के लिए लुईस 16 ने क्या किया कि एक बैठक बुलाई। अब यही से समझते हैं, यही एक जो सबसे मेन कारण बना, वो कारण तो ये सारे थे फ्रांस की क्रांति के, लेकिन सबसे मेन कारण था कि जब उसने ये घोषणा की कि एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, ठीक है, असेंबली बुलाई। क्या था, इनके राज में एक चीज बहुत अच्छी थी कि ऐसा नहीं है कि राजा इमीडिएट कोई चीज ऑर्डर कर दे, मतलब ऐसे कर को डायरेक्ट घोषित नहीं कर सकता था। उसके लिए इनको एक सभा करनी पड़ती थी जिसको ये कहते थे स्टेट जनरल की असेंबली, है ना, समझते। देखिए जो ये राजा है ये एक मीटिंग बुलाता है जून में, ठीक है, जून 1789 में ये एक बैठक बुलाता है। किस लिए बुलाता है वो मैंने आपको बताया कि टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, टैक्स को इंक्रीज करने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, जिसको ये क्या कहते हैं, बैठक को ये बोलते हैं उसको स्टेट जनरल असेंबली, ठीक है, ठीक है, स्टेट जनरल असेंबली, ठीक। तो वो बुलाता है ये 1789 में टैक्स को बढ़ाने के लिए, लुईस 16, ठीक है। अभी क्या होता है कि उसमें हर वर्ग के, यानी कि ये आपका जो इनका डिवीजन था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इससे हर स्टेट से कितने कितने लोग आते हैं, 300
और चूंकि इस वाले में 3 स्टेट है, मतलब ए बी सी करके, इससे टोटल 600 लोग आते हैं। ठीक है, इससे कितने लोग आते हैं? टोटल 600 लोग आते हैं। जब ये मीटिंग बुलाई जाती है, टोटल अब कितने लोग हो गए? 1200 लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, 300 फर्स्ट और सेकंड से, और 600 लोग थर्ड स्टेट से। इतने लोग बुलाए गए इस असेंबली में। क्या होता है कि जब असेंबली में बुलाया जाता है, अब ये देखिए वर्साई में ये असेंबली बुलाई जाती है। वर्साई मैंने आपको बताया था जहां इसका आयोजन किया जाता है। तो वर्साई में असेंबली बुलाई जाती है। अब यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, यानी 300 यहाँ पे, ये 300 हो गए और 300 यहाँ बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे तो बैठने की व्यवस्था की जाती है, पर ये जो 600 लोग हैं, 600 लोग हैं, इनके खड़े होने की सिर्फ व्यवस्था होती है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि उस समय कितनी बड़ी बात है कि आप अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको खड़ा रख रहे हैं। ठीक है, तो समझिए इस व्यवस्था को। 300 जहां पे आपको बात कैसे रखोगे, जहां पे आपको इतना भी मान नहीं मिल रहा है कि आप, हालांकि आप टैक्स पे कर रहे हो, आपके पैसे से पूरा जो समाज है उस समय का वो चल रहा है, तब भी आपको मतलब बैठने तक का अधिकार नहीं है। ठीक, तो एक हॉल है, उसके अंदर आप समझिए कि 600 सीट, 1200 लोगों को बुलाया गया है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बैठने की अनुमति है, और थर्ड स्टेट के जो 600 लोग हैं उनको खड़ा रखा गया है। यहाँ पे जो ये 600 लोग हैं, ये लोग भी कौन हैं? ये लोग ये हैं ए वाले, जो शिक्षित हैं थोड़े से, या जिनके पास थोड़ा धन है ना, यानी कि वो व्यवसायी वर्ग है, या फिर वो शिक्षित वर्ग है। ठीक है, वो लोग गए हैं यहाँ पर। ठीक, दूसरी बात ये, अब ये जो सी और बी वाले लोग रह गए हैं, जो किसान वर्ग है या नौकर वर्ग है, इन्होंने क्या भेजा है? अपने 40, क्योंकि खुद तो गए नहीं, तो अपने 40,000 लेटर भेजे हैं। ठीक है, 40,000 लेटर भेजे हैं कि आप ये हमारे वहां तक पहुंचा दीजिए। लेकिन अभी देखिए कि ये अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो ये लेटर वहां कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, अब राजा ये मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जैसे ही वो बोलता है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए ये लोग वोट करते हैं। अब यहाँ वोटिंग सिस्टम भी देखिए, वोटिंग सिस्टम भी समझिए। एक वर्ग का, यानी एक स्टेट का एक वोट है, यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट हो गया, यानी 300 लोग ने एक वोट दिया, दूसरे 300 लोगों ने एक वोट दिया, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 2 हो गए। यानी ये लोग तो चाहेंगे कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, भाई इनको तो कुछ देना नहीं है ना तो इनको कुछ करना है, इनको तो सिर्फ ऐश करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेट वाले लोगों पर, तो इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब ये जो 600 लोग हैं, ये 600 लोगों का एक वोट होगा, तो ये वोट क्या रह गया? यानी कि ये लोग हार गए। ठीक है, इन्होंने बोला, ये जो 600 लोग हैं, इन्होंने यहीं पर विरोध कर दिया, यानी इसका बाइकआउट कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहीं इसका बाइकआउट किया और बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। यानी आपके 600 लोग, आपने एक एक वोट दे दिया, और आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाना, टैक्स तो हमें भरना है, तो अब वोट कैसे होगा? यानी एक व्यक्ति और एक वोट होगा। ठीक है, और ये लोग उठकर चले गए असेंबली से, जो ये बैठक राजा ने बुलाई थी, इस बैठक से उठकर चले गए। अब समझिए क्या होता है। देखिए, राजा ने बैठक बुलाई थी जहां पे 1200 लोग थे, जिसमें 600 लोग थे थर्ड स्टेट के, और 300 लोग थे फर्स्ट और सेकंड से। एक वोट, मैंने जैसे आपको बताया कि 300 लोग मिलकर एक वोट काउंट हुआ, फिर 300 मिलकर एक वोट काउंट हो गया, तो 2 वोट हो गए जिन्होंने टैक्स देना ही नहीं था। ये तो चाहेंगे ही कि हाँ टैक्स बढ़ा दिया जाए, भाई इनको तो कुछ करना नहीं है, करना तो इस थर्ड स्टेट वाले को है। थर्ड स्टेट वाले ने बोला कि नहीं, तो राजा ने यहाँ पर बोला कि भाई पहले से तो ये जो बैठक हो रही है ये 1789 में हुई है, इससे पहले ये बैठक हुई थी 1614 में। ठीक है, 1614 में ये बैठक पहले हुई थी, लगभग 175 साल पहले ये बैठक हुई थी। उन्होंने बोला हमें नहीं पता आपके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब क्या होगा, एक व्यक्ति एक वोट होगा। ठीक है, ये सारे लोग चले जाते हैं, और वर्साई में, ठीक है, एक वर्साई में जहां ये हो रही थी उसी जगह पे एक टेनिस का कोर्ट है, इंडोर टेनिस कोर्ट है। उस इंडोर
जो इंडोर टेनिस कोर्ट है उसमें ये लोग सारे लोग असेंबल होते हैं, ये 600 लोग, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, है ना। ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, 600 लोग जो गए हैं असेंबली में, ये क्या होते हैं, वर्साई में, ठीक है, वर्साई में कहाँ है, इंडोर टेनिस जो स्टेडियम है एक, उसमें इकट्ठे होते हैं, टेनिस स्टेडियम है, ठीक है, उसमें इकट्ठे होते हैं और शपथ लेते हैं कि हम ये क्या बोलते हैं कि हम ही नेशनल असेंबली है। आप कोई जनरल स्टेट वगैरह नहीं है, वो जनरल स्टेट की बैठक थी ना, वो कहते हैं कोई जनरल स्टेट नहीं है, आप क्या है, हम नेशनल असेंबली है। अपने आप को ये क्या घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली, कि हम है नेशनल असेंबली, ठीक है, फ्रांस हम चला रहे हैं तो हम है नेशनल असेंबली। ठीक, यहां तक बात समझ में आई आपको कि राजा बैठक बुला रहा है जनरल स्टेट की, उसमें 1200 लोग आ रहे हैं, 300 फर्स्ट और सेकंड से, और 600 थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट वालों की जब बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि भाई उनका एक वोट होता है और वो लोग 2 वोट होते हैं, वो पहले से जानते थे कि वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना है, टैक्स तो थर्ड वाले को देना है। उन्होंने बोला कि ठीक है हम निकल जाते हैं, वो वर्साइस, वो वहीं से निकल जाते हैं, और वहां पे वर्साई में ही एक टेनिस का स्टेडियम है, वहां पर वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, ठीक है। और इस जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, नेशनल असेंबली जब अपने आप को घोषित करती है तो उनका कोई लीडर भी होगा, ठीक है भाई, बिना लीडर के तो कोई अपने आप को इतनी बड़ी जो सभा है उसको आयोजित नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई तो लीडर होगा। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, आपको हैरानी भी होगी, एक मिराबे है ना, मिराबे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट का बंदा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में, यानी कुछ लोग अच्छे भी रहे होंगे उस समय, तो ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी ये मिराबियो, माफ करिएगा, सेकेंड स्टेट से है ये मिराबियो, ठीक है, सेकेंड स्टेट, ठीक, मिराबियो सेकेंड स्टेट से है, यानी कुलीन वर्ग से है, ठीक है, ये इनका लीडर होता है। और साथ में एक और होता है इसमें, आबीसीए, ये होता है फर्स्ट स्टेट का बंदा, ठीक है, ये कौन है, फर्स्ट स्टेट से है, और ये पादरी है, एक ये पादरी है, प्रीस्ट है, ठीक है, और ये कुलीन वर्ग से है, यानी राजवंश से है ना, ठीक। तो मिराबियो और आबीसीए, ये 2 लोग इस जो टेनिस ग्राउंड में असेंबली होती है नशे, इसके लीडर बनते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नेशनल असेंबली जब वो, और ये बोलते हैं, वे साथ साथ ये शपथ लेते हैं कि जब तक हम एक ऐसा संविधान नहीं बना लेंगे तब तक इस असेंबली को भंग नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, यानी कि अब हम हर हाल में राजा से ऊपर एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सबको समानता हो, वोट देने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, यानी जिसको भाई सबको मौका मिलना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो वो इस तरह की बातें करते हैं और ये बोलते हैं, इस असेंबली में इस तरह की शपथ लेते हैं कि अब तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी जब तक हमें राजा से, जो राजतंत्र है, इससे छुटकारा नहीं मिल जा सकता, जब तक हम एक ऐसा संविधान नहीं बना दे, ठीक है। और इस नेशनल असेंबली के जो लीडर हैं वो कौन है, मिराबियो और आबीसीए, ठीक है। मिराबियो जो है वो सेकेंड स्टेट से है, कुलीन वर्ग से, और आबीसीए जो है वो है पादरी, यानी फर्स्ट स्टेट से, ठीक है। आबीसीए ने एक पैम्फलेट भी निकाला था जिसका टॉपिक था तीसरा स्टेट क्या है, बहुत फेमस था, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेट क्या है, ये इसका पैम्फलेट निकाला था, तीसरा एस्टेट क्या है, एस्टेट क्या है, ये इसका टॉपिक है ना। ये एक पैम्फलेट इन्होंने प्रकाशित कराया था, ठीक, एक पैम्फलेट, ये बहुत प्रचलित भी हुआ, ठीक है, इसके माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ठीक। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आई। अब देखिए इधर तो ये नेशनल असेंबली की बात चल रही है वर्साई में, ठीक है, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, वर्साई में। वहीं पेरिस में
ठीक है, जब राजा बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ बनाओ अपना कानून बनाओ, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, उसको लगता है कि बहुत हल्की बात है अभी, मतलब उसको इतना विद्रोह हो जाएगा उसको ऐसा नहीं पता है। ठीक है, इधर वो क्या करता है कि पेरिस में अपने ट्रूप्स भी अपनी सेना को भेज देता है, क्योंकि क्या हो रहा था कि ठंड पड़ रही थी, फसल पूरी खराब हो चुकी है। ठीक है, फसल पूरी खराब हो गई है, और जो औरतें हैं वो क्या है, परेशान है, क्योंकि उनको रोटी नहीं मिल रही है, भाई घर किससे चलेगा। तो ये सारी जो चिंता होती है ज़्यादातर महिलाएं लेती हैं। तो महिलाएं इसलिए परेशान हैं कि उनको घर में अनाज नहीं है, वो लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई हैं और उनको अनाज नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अब वो क्या करती हैं, अब लंबी लाइनों में लगी हैं, दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे हैं, बेकरी मालिक जो है, क्योंकि वो वहाँ के लोग पाव रोटी खाते हैं, जो ब्रेड होता है वो खाते हैं, वो लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं, वो जमाखोरी करना चाहते हैं। ठीक, अब यही ये सब चल रहा है, ऐसे सारी चीजें एक साथ साथ चल रही है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ पेरिस में ऐसी पेरिस में क्या होता है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ी है और फसल खराब हो गई है, वहां जमाखोरी हो रही है। औरतों ने उनकी क्या किया, जब जमाखोरी हो गई औरतों ने उनकी दुकानें लूट ली। ठीक है, दुकानें लूट ली, जब उनको अनाज नहीं मिला जमाखोरी होने लगी, औरतों ने, जो महिलाएं हैं वो बहुत गुस्से में आ गई हैं और उन्होंने दुकानों पे धावा बोल दिया और दुकानें तोड़कर सारा वहां से राशन लूट लिया। ठीक है, जो पावरोटी है ब्रेड है वो सारे निकाल लिए। ठीक है, तो इस वजह से कि भाई फ्रांस में हर जगह ये सारी चीजें हो रही है, छोटी छोटी जगहों पे इस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, तो राजा ने देखा कि पेरिस में ऐसा हो रहा है, उसने अपनी सेनाओं की टुकड़ी वहां भेज दी। और वहां पे क्या होता है कि ऐसी खबर, ऐसे रूमर्स हो जाते हैं, अफवाह फैलती है कि राजा ने सेना भेजी है हम पर गोलियां चलाने के लिए। ठीक, तो ये जून की घटना मैं सारी बता रही हूँ आपको। ठीक, अब जब ऐसे मई और जून में ऐसा हो रहा है, ये सारी चारों तरफ ये सारी चीजें चल रही है। अब जब सेना भेजी है और ऐसे रूमर्स फैल गए हैं, लोग आशंकित हो जाते हैं कि लगता है कि राजा हमें मरवाएगा। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब मरवाएगा तो ठीक है, या तो हम मरेंगे लेकिन अब लड़कर मरेंगे। और वो उसी घटना के, उस पेरिस में ट्रूप्स भेजने की वजह से ही वहां पर क्या होता है कि वो बेस्टाइल की जेल को जुलाई में तोड़ देते हैं। सेना वहां बराबर राजा भेज रहा था, वो क्या करते हैं वहां पर बेस्टाइल की जेल को तोड़कर वहां पर हमला कर देते हैं। और बेस्टाइल की जेल तोड़ी जाती है, उसके जो पत्थर निकलते हैं उनको बेच दिया जाता है। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग उस समय के थे, है ना, वो लोग धनाढ़ लोग जो हैं वो उस जेल के जो पत्थर हैं उनको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रांति शुरुआत हो गई है, ये पूरी क्रांति इस तरह से चलती है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ अब इधर एक तरफ वर्साई में नेशनल असेंबली बन गई है, वो लोग संविधान लिखने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेरिस का जो एक फ्रांस का बड़ा शहर है, वहां पर औरतों ने, महिलाओं ने दुकानों में धावा बोल दिया है और जो दुकानें हैं उनको तोड़कर अनाज को लूट लिया है। और पेरिस में, वहीं पेरिस में, क्योंकि चूंकि ये घटना हुई उसके बाद राजा ने वहां सेना भेजी, और लोगों ने वहां पर सेना पर हमला किया, बेस्टाइल की जेल तोड़ दी। जेल तोड़कर राजा को दिखा दिया कि हम अब आंदोलित हो गए हैं और हमें अब कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ ये तो सब शहरों में हो रहा है, ये वर्साई और पेरिस बड़े बड़े जगह हैं। ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में भी यही हो रहा है कि उनको, गांव वाले जो लोग हैं उनको ये खबर मिलती है कि जो जागीरदार हैं, जो सामंत हैं, उन्होंने हमारी जो पकी फसल तैयार खड़ी है इसको नष्ट करने के लिए बाहर से कुछ किराए पर लोग बुलवाए हैं और वो हमारी फसल को बर्बाद कर देंगे। ठीक, अब दो चीजें हो गई, मैंने आपको बताया कि एक तरफ नेशनल असेंबली चल रही है, वो लोग संविधान लिख रहे हैं, दूसरी तरफ औरतों ने जमाखोरी के खिलाफ हमला बोल दिया दुकानों पर, जिसकी वजह से बेस्टाइल की जेल पर हमला बोलकर और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की गई। तीसरी तरफ जहां
जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे ऐसे रूमर्स जैसे फैल जाते हैं कि भाई शहरों में तो ये हो रहा है और यहाँ भी राजा भेज देगा, इस तरह से कि यहाँ पर कुछ लोग बुलवाए हैं सामंतों ने और जागीरदारों ने, और वो जो आपकी फसल तैयार खड़ी है उसको नष्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं कि जो कोई भी किसान हो जो फसल तैयार कर रहा है, उसको उससे ही उसका घर परिवार चल रहा है। उसने बोला कि अब तो चाहे हमारी जान चली जाए, हम लड़ के मरेंगे। हम क्यों डर के मरे, ठीक है, मरना तो है ही, तो हम लड़ेंगे। और फिर वो क्या करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं, जो उनके सामंत हैं या जो जागीरदार हैं उनके घरों में घुस जाते हैं, उनके गोदाम हैं उनको लूट लेते हैं, उनके वहाँ पे जो दस्तावेज रखे होते हैं उनको जला देते हैं। मतलब किसी तरह से वो अपनी जान बचाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। मतलब इतनी क्रांति भड़क गई कि अब फ्रांस के लोग जो हैं वो इतने भड़क चुके थे कि वो जगह जगह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब इतना आंदोलित हो गया, जो एक थर्ड स्टेट जो जिसको दबा कुचला वर्ग बोला जा रहा था, वही इतना आंदोलित हो गया कि उसकी वजह से जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं वो भाग रहे हैं जान बचा के। ठीक है, इस तरह से वो लोग जान बचा के भाग जाते हैं। और जब राजा लुइस को ये सारी घटनाएं पता चल रही हैं कि जगह जगह ये चीजें हो रही हैं, तो राजा जो लुइस है वो बोल देता है ठीक है, मान लिया आपकी बात, अब हम क्या करेंगे कि मेरा जो स्टेट है, स्टेट खत्म हो जाएगा। जो स्टेट है उसको खत्म करते हैं हम। स्टेट जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है, स्टेट खत्म। अब क्या होगा कि संविधान सबसे ऊपर होगा। ठीक है, जो आपने संविधान बनाया है वो सबसे ऊपर होगा, यानी फर्स्ट स्टेट आपकी संविधान होगी, और उसके बाद और किसी का दर्जा होगा। यानी संविधान होगा तो संविधान में सबके लिए बराबरी होगी, यानी न्याय है तो सबके लिए सबको एक जैसा न्याय मिलेगा, है ना। ठीक, तो यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसका संविधान थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने नेशनल असेंबली में क्या संविधान बनाया है, क्या उसका बेस रखा है, समझते हैं इस चीज को भी। ये नेशनल असेंबली ने बनाया है। इस क्रांति के दौरान लगभग 2 या 3 बार इसको सुधार किया गया, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इसको समझते हैं। ठीक है, 89 में उन्होंने शुरुआत की थी, 1791 हो गए, यानी लगभग 2 साल बीत गए, और तब ये तैयार होता है, और जो संविधान है वो तैयार हो गया है। इसमें वो कहता है कि जो व्यक्ति वोट दे सकेगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष हो, उसकी शर्त है 25 वर्ष आयु हो, पुरुष हो। ठीक है, यानी महिलाएं इसमें नहीं है। ठीक है, महिलाएं इसमें नहीं है, यानी वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। 25 वर्ष आयु हो, पुरुष हो, साथ में देखिए वो टैक्स पे ही हो, यानी वो टैक्स देता हो, और कितना टैक्स देता हो, कम से कम जितना 3 दिन का पारिश्रमिक होता है, किसी व्यक्ति का 3 दिन का पारिश्रमिक जितना होता है ना, पारिश्रमिक जो 3 दिन का आपका जो सैलरी होगी, उतना जो टैक्स दे पाता हो वो इस श्रेणी में आएगा, वो वोट दे सकेगा। ठीक है, वही वोट देगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति वोट नहीं देगा, यानी महिलाएं वोट नहीं देंगी, बच्चे वैसे ही बाहर हो गए, 25 वर्ष तक के लोग ही वोट देंगे। ठीक, तो एक तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी खामी यही थी कि महिलाएं जहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन कर रही हैं जिनकी जमाखोरियों के खिलाफ, और पेरिस में वो बेस्टाइल जेल तोड़ने के लिए वहां हर जगह महिलाएं खड़ी हैं साथ में उनको एकदम खत्म कर दिया। फ्रांस जैसा, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि फ्रांस जैसा एक बड़ा जो देश है, और उसमें 1946 में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। ठीक है, हम बहुत लकी हैं, बेशक हमें बाद में आज़ादी मिली है, लेकिन वेरी फर्स्ट डे से हमारे को ये वोट देने का अधिकार मिला है। तो बहुत हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए इन मामलों में। उन्होंने बहुत, वहाँ की महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी आज़ादी को लेकर। मतलब ये तो सिर्फ फ्रांस की जो क्रांति हो रही है, ये उनको अपने ही राजा से आज़ादी चाहिए थी, कोई और तो रूलर नहीं था ना।
वो तो वहीं का राजा था, उससे आज़ादी चाहते थे वो लोग, उनके वहाँ के जो सिस्टम है उससे आज़ादी चाह रहे हैं। हमें ब्रिटिशरों से आज़ादी चाहिए थी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पर वोट देने का उन्हें अपने ही सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, और उनको 1946 में जाकर आज़ादी मिली कि वो वोट दे सकेंगी। ठीक है, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में कोई ये स्वतंत्रता नहीं मिली थी। चलिए आगे बात करते हैं। 25 वर्ष का व्यक्ति होगा, पुरुष होगा, टैक्स पे ही होगा। टैक्स कितना देता होगा? 3 दिन का जितना पारिश्रमिक बनता है वो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने किया, ये जो सिस्टम उन्होंने लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू का जो वो कार्यपालिका और विधानमंडल और जुडिशरी, तो उनको इन्होंने लिया। यानी मॉन्टेस्क्यू का जो आधार था वो उन्होंने, आधार था ना, शक्ति को तीन तीन भागों में बांटा जाएगा, तो वो इन्होंने अपने संविधान में लिया, को 3 भागों में बांटा। यानी अब पावर जो है वो एक के हाथ में नहीं होगी, सभी के हाथों में होगी। ठीक है, दूसरा था, इसके अलावा थर्ड में इन्होंने समानता और स्वतंत्रता और समान अवसर की बात की, जैसा कि रूसो ने बताया था। तो जो बड़े बड़े दार्शनिक थे उनके विचार लिए गए। जो मॉन्टेस्क्यू का आधार था कार्यपालिका विधानमंडल, इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका ने सबसे पहले इसको अपनाया था। ठीक, तो इस तरह से ये संविधान बना। इस संविधान में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। उसका रीजन ये था कि जो इसको बनाने वाले लोग थे, नेशनल असेंबली में कौन लोग गए थे? धनाढ्य लोग, अमीर वर्ग, है ना, जो ए वाले लोग थे, यानी थर्ड स्टेट के वो लोग जो थोड़े से अमीर वर्ग थे, जिनके पास अपने व्यवसाय थे या अपनी भूमि थी। यहाँ पे भी ये किया उन्होंने, 25 वर्ष की आयु हो, भूमि हो। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गई आपको बताना, कि वो भूमि भी उनके पास होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी हो, वही टैक्स दे सकेगा, दूसरा व्यक्ति टैक्स वोट नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे लोग बाहर हो गए। उन्होंने बोला ये तो मतलब बात तो पूरे स्टेट की हो रही थी, यानी पूरे थर्ड स्टेट की। ये इससे फायदा किसको मिला? सिर्फ अमीर वर्ग को ही, क्योंकि उसी ही वोट देने का अधिकार था। ठीक है, तो ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया, वो हम आगे भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से एक संविधान तैयार हो गया। लुईस ने मान लिया कि ठीक है, हम आपके आगे झुकते हैं, और अब जो आप संविधान बनाएंगे वो संविधान को पूरी मान्यता दी जाएगी। इधर मान तो लिया, लेकिन वो गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया, जो उसकी वाइफ थी, उसके उस देश के संपर्क में भी था। ठीक है, गुप्त रूप से। ठीक, तो ये चीजें हैं। इसके बाद अब देखिए जो कारण है, उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण थे। तो देखिए एक और चीज और बता देती हूँ मैं, अभी समय, अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। अब कारण में हम देखते हैं क्या क्या कारण थे। एक तो जो वहाँ का जो सिस्टम था, जो समाज, जो सोसाइटी बटी हुई थी, एक सबसे बड़ा कारण वो था कि टैक्स सिर्फ एक को देना है और 2 वर्ग जो है उसमें वो ऐश के लिए बने हैं। एक तो ये दार्शनिकों का प्रभाव। ठीक, दूसरी कारण महिलाओं ने जो उसमें विशेष योगदान दिया, तीसरा कारण वो। ठीक, सॉरी फोर्थ, है ना। और इसके अलावा आपका जो मैंने आपको बताया कि जो बड़े लीडर्स थे, इनका सहयोग मिला इनको, है ना, नेशनल असेंबली बनाई, इनको बड़े लीडर्स का सहयोग मिला। देखिए किसी भी क्रांति में किसी लीडर का होना, और बड़े लीडर का होना, जिसके पास आइडियाज है, जिनको पता है कमियां और सुधार की कहाँ गुंजाइश है, वो होना बहुत जरूरी है। तो मिराबे और आबे सीए जैसे बड़े नेता जो इनको मिले, इससे बहुत इस क्रांति में योगदान मिला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, फिर थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, वो मैं उस क्लास में ख़त्म कर दूंगी। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका पूरा जो ये टॉपिक है वो ख़त्म कर दूं। को आपसे बार बार अनुरोध करती हूँ कि वीडियो पूरा देखें और उसके बाद किताब को पढ़ें, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप जब इसको कहानी के माध्यम से एक बार पढ़ लेंगे ना, तो मतलब समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें।